अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हम फोर्थ सेमेस्टर में मॉडलिंग एंड सिमुलेशन का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, और इसमें जो चैप्टर नंबर 1 है वो आपको टास्क के तौर पे डिफरेंट पार्ट्स में आपको दिया गया था, और जो कि मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुका है। और इंशाल्लाह फ्राइडे को जब मैं आऊँगा तो हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो ये जो चैप्टर नंबर 1 है, इसमें हमने अपनी कोर्स आउटलाइन के काफ़ी सारे टॉपिक हमारे इस चैप्टर नंबर 1 में कवर हो चुके हैं। लेकिन आपकी तरफ से जो है कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हैं, तो अगर आप हमें दोबारा बता दें या फिर थोड़ा एक्सप्लेन कर दें तो बेहतर होगा। तो आज स्पेशली मैंने फिर इसके लिए टाइम जो है वो निकाला है और आपके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो सब्जेक्ट है हमारा जी मॉडलिंग एंड सिमुलेशन। सिमुलेशन जो है वो है क्या? देखिए, सिमुलेशन का मतलब होता है इमिटेशन। इमिटेशन मीन यानी आर्टिफिशियली ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसी चीज़ क्रिएट करना विच लुक्स लाइक रियल बट इट इज़ नॉट रियल। यानी आप कहीं, जिस तरह आजकल आपको पता है वीडियो गेम्स वगैरह हैं, तो वो उसमें मुख्तलिफ़ गैजेट्स होते हैं, मुख्तलिफ़ सेंसर्स हैं, वो आप यूज़ करते हैं, और आप वो जब वीडियो गेम खेलते हैं तो आप बिल्कुल उसी तरह खेल रहे होते हैं जिस तरह आप रियल वर्ल्ड में वो खेल रहे हैं। इसी तरह फिर हम मुख्तलिफ़ जगह पे, जैसे मैंने जो है पहले भी शायद किसी जगह पे एग्जांपल दी हो कि आप किसी भी जाते हैं, जैसे फन लैंड है, यहाँ पे कहीं कुछ राइड्स हैं, थ्रिल मैक्स, कुछ इस किस्म के बने हुए हैं जहाँ पे आप कैबिन में बैठते हैं, आपको ग्लासेस दे दिए जाते हैं, और जब वो राइड स्टार्ट होती है तो वो आर्टिफिशियली ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है कि जिस तरह ऐसा लगता है आपको रियली कि जैसे आप वो पहाड़ों में हैं या वहाँ से नीचे गिर रहे हैं, और कुछ हॉरर सीन्स जैसे क्रिएट किए जाते हैं। तो ये सारा सिमुलेशन है। तो सिमुलेशन मीन्स कि इमिटेशन, आर्टिफिशियली एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना जो रियल चीज़ या रियल वर्ल्ड से मिलता जुलता होता है, लेकिन वो रियल होता नहीं है। इसी तरह फिर पायलट्स जो होते हैं उनको जब ट्रेनिंग दी जाती है तो सिमुलेटर्स होते हैं, फ्लाइट सिमुलेटर उन्हें कहा जाता है। अगर आपने मूवी देखी हो, इंडिया की एक मूवी है रनवे 34, आई थिंक 34 ही। एनीवेज, वो अगर आप मूवी देखें तो उसमें वो एक फ़्लाइट है, उसके ऊपर वो मूवी बनी हुई है, और रियल इंसिडेंट जो है उस पर बेस कर रही है वो मूवी। तो उसके लास्ट में वो जो पायलट होता है उस पर केस चल रहा होता है, तो वो अजय देवगन की मूवी है, वही पायलट होता है, उस पर केस चल रहा होता है। तो वो जो है एक फ़्लाइट सिमुलेटर यूज़ करते हुए फिर डिमॉन्स्ट्रेशन देता है कि मैंने इस तरह फ़्लाइट को लैंड किया। तो सिमुलेशन मीन्स कि आर्टिफिशियली किसी भी चीज़ को हम क्रिएट करना जिस तरह से है कोई रियल वर्ल्ड में। सिमुलेशन इज़ यूज्ड बिफोर एन एग्जिस्टिंग सिस्टम इज़ अल्टर्ड और अ न्यू सिस्टम इज बिल्ड टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ फेलियर, to meet specifications, to eliminate unforeseen bottlenecks or prevent under or overutilization of resources and to optimize system performance। ये सिमुलेशन यूज़ क्यों की जाती है? सिमुलेशन बेसिकली इसलिए यूज़ की जाती है कि हम डायरेक्टली उस रियल सिस्टम को या रियल वर्ल्ड में उस चीज़ को यूज़ डायरेक्टली नहीं कर सकते। जिस तरह अगर कोई ड्राइविंग स्कूल है तो हमारे यहाँ पे तो ड्राइविंग स्कूल इसी तरह ही है कि थोड़ा बहुत उनको गाइड करके तो वो डायरेक्ट गाड़ी पे बिठा दिया जाता है, तो जो कि डेंजरस भी है, क्योंकि जब वो एक बिल्कुल ही राह 100% जो कि जिसको आइडिया नहीं है, वो जब उसको रोड पे निकलता है तो वो बाज़ बात अपना भी नुकसान करता है और दूसरों का भी। तो अगर उसको पहले किसी सिमुलेटर पे प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए जिसमें आर्टिफिशियली प्रॉपर ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया हो कि उसको ऐसा ही फील हो जैसे वो रियली जो है कोई कार ड्राइव कर रहा है, तो उससे जो अनफोर्सीन चीज़ें हैं और जो अनप्रडिक्टेबिलिटी है उससे बचा जा सकता है। इसके अलावा जो सिमुलेशन है, जो बिहेवियर है किसी भी सिस्टम का, वो वक्त के साथ साथ जो है वो इवॉल्व करता जा रहा है, वो चेंज हो रहा है। तो मुख्तलिफ़ एजम्पशंस हैं हमारे पास, जो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम सिमुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें मैथमेटिकल है, लॉजिकल है और सिंबॉलिक है, जो कि आगे चल के हम देखेंगे।
अब सिस्टम क्या है, क्योंकि एक्चुअली जो सिमुलेशन की जब हम बात करते हैं तो एक रियल वर्ल्ड सिस्टम ही होता है जिसको हम आर्टिफिशियली क्रिएट करते हैं। तो सिस्टम एक जर्नल सी टर्म है जो कि अक्सर हम यूज़ करते हैं। तो सिस्टम का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स विच वर्क टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल। आप कोई भी एग्जांपल ले लें किसी भी जगह पे, जैसे आप किसी फैक्ट्री की एग्जांपल ले लें, किसी का कोई प्रोडक्शन सिस्टम है, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, या इवन कहीं पे आप किसी सर्विस इंडस्ट्री की बात कर लें, जैसे कि हमारा कॉलेज है या कोई और यूनिवर्सिटी है। तो हर एक कॉलेज, यूनिवर्सिटी या ऑर्गेनाइजेशन, हर एक चीज़ एक सिस्टम के तहत चल रही है। तो सिस्टम बेसिकली क्या है कि एक ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है जिसको अचीव किया जा सकता है, जो इकट्ठे काम करते हैं किसी भी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। अब जैसे यहाँ पे हमारे इसमें स्लाइड्स में मुख्तलिफ एग्जांपल्स दी हुई हैं सिस्टम की, जैसे ये एक प्रोडक्शन सिस्टम है एक फैक्ट्री का, तो वो है, इसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने की तो ज़रूरत नहीं, बस आप समझ लें कि सिस्टम होता क्या है। अब एक सिस्टम, उसके कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, उसमें सबसे पहली चीज़ होती है एंटिटी। एंटिटी क्या है? एंटिटी इज़ एन ऑब्जेक्ट। एंटिटी इज़ एनीथिंग अबाउट विच सिस्टम इज़ क्रिएटेड। एंटिटी इज़ एनीथिंग अबाउट विच डाटा इज़ कलेक्टेड एंड स्टोर्ड इन सिस्टम, उसको एंटिटी कहते हैं। जैसे अगर हम किसी फैक्ट्री के सिस्टम की बात करें तो उसमें उसके एम्प्लॉयज़, डिपार्टमेंट, ऑर्डर्स, प्रोडक्ट्स, पार्ट्स, रॉ मटेरियल, ये सब एंटिटीज़ हैं। अगर आप किसी कॉलेज की बात करें तो कॉलेज में स्टूडेंट्स, टीचर्स और कोर्सेज, एग्ज़ाम, फीस, ये सब एंटिटीज़ हैं। एंटिटी के बाद होता है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या है? खसूसियात, प्रॉपर्टीज़, करैक्टरिस्टिक्स, किन की? उन एंटिटीज़ की। जो भी एंटिटी है जिसके मुतल्लिक डाटा उस सिस्टम में स्टोर किया जाता है, उस एंटिटी के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। अगर आप स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट एक एंटिटी है जिसके एक एट्रीब्यूट्स हैं। जिस तरह स्टूडेंट का रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसकी क्लास है, कोर्स है, डेट ऑफ बर्थ है, ये सब उसके एट्रीब्यूट्स हैं। अगर आप किसी प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट के भी एट्रीब्यूट्स हैं। उसमें प्रोडक्ट का नाम है, प्राइस है, उसका मॉडल है, उसका कंपोजिशन है, उसकी प्राइस, ये सारी चीज़ें एट्रीब्यूट्स हैं। एक्टिविटी, तीसरा जो कंपोनेंट है किसी भी सिस्टम का, वो है एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या है कि वो सिस्टम जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। जिस तरह अगर आप एक कॉलेज की बात करते हैं तो उसमें एंटिटीज़ तो होगी, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, ये सारी चीज़ें एंटिटीज़ हैं। अब ये एंटिटीज़ मिलके परफॉर्म क्या कर रही हैं, क्या काम कर रही हैं, वो एक्टिविटी है। उसके बाद स्टेट ऑफ द सिस्टम। स्टेट ऑफ द सिस्टम इज़ डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स नेसेसरी टू डिस्क्राइब अ सिस्टम एट एनी टाइम। यानी ये डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं जो सिस्टम में डिफरेंट जो इवेंट्स और टास्क जो परफॉर्म किए जा रहे होते हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, वो डिफरेंट प्लेसेस में या डिफरेंट जगहों पर वक्त के साथ साथ वो चेंज होते रहते हैं, इसलिए हम उनको जो है वो वेरिएबल्स का नाम दे देते हैं कि वो सिस्टम की जो स्टेट है, क्योंकि वो आपको पता है सिस्टम कोई भी हो उसकी स्टेट हमेशा एक जैसी नहीं रहती। अगर हम किसी प्रोडक्शन सिस्टम की बात करें तो कभी वो रनिंग कंडीशन में होगा, कभी वो रुका हुआ होगा, कभी जो है कोई और इवेंट से या किसी और फेज से गुजर रहा होगा। तो स्टेट ऑफ द सिस्टम इज़ बेसिकली अ वेरिएबल दैट इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट द करंट स्टेट ऑफ दैट सिस्टम। उसके बाद इवेंट्स हैं। इवेंट्स का मतलब होता है अकरेंस ऑफ एनीथिंग। तो एन इवेंट इज़ डिफाइंड एज इंस्टेनियस अकरेंस दैट में चेंज द स्टेट ऑफ सिस्टम। अब देखिए, अकरेंस ऑफ एनीथिंग मतलब किसी भी चीज़ का रूनुमा होना। तो जब कोई चीज़ रूनुमा होती है, जब कोई इवेंट अकर होता है तो उस सिस्टम की स्टेट चेंज हो जाती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक हमारा कॉलेज है, उसकी स्टेट है कि हम रोज़ आते हैं और वहाँ पे क्लासेस होती हैं, और एक इवेंट अकर हुआ फॉर एग्जांपल 2014 में जैसे हुआ था दिसंबर में APS वाला जो इंसिडेंट हुआ था। तो एक सिस्टम जो एजुकेशन सिस्टम रूटीन में चल रहा था स्मूथली, तो वो जो एक इवेंट अकर हुआ, उस इवेंट के अकर होने से क्या हुआ कि वो जो करंटली सिस्टम स्मूथली चल रहा था उसकी स्टेट चेंज हो गई। ठीक है, काफ़ी दिनों के लिए कॉलेजेस ऑफ रहे और उसमें कई कॉलेजेस, स्कूल्स वगैरह जो हैं जहाँ सिक्योरिटी का इशू था उनको सील कर दिया गया। तो इस तरह
किसी भी इवेंट के अकर होने से कुछ भी हो सकता है। एक्चुअली होता क्या है कि उस सिस्टम की स्टेट चेंज हो जाती है आफ्टर द अकरेंस ऑफ इवेंट। तो ये जी कंपोनेंट्स हैं किसी भी सिस्टम के, एंटिटी, एट्रीब्यूट, एक्टिविटी, स्टेट और इवेंट। उसके बाद सिस्टम एनवायरनमेंट। System environment, the external components which interact with the system and produce necessary changes are said to be constitute the system environment। देखें, एक सिस्टम जो स्मूथली रन हो रहा होता है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। उनमें से कुछ फैक्टर्स इंटरनल होते हैं, कुछ एक्सटर्नल होते हैं। तो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स या एक्सटर्नल कंपोनेंट्स होते हैं जो उस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं वो एक्चुअली सिस्टम एनवायरनमेंट कंसिडर किए जाते हैं। जिस तरह अगर कोई फैक्ट्री है वो कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो एक ख़ास किस्म का रॉ मटेरियल यूज़ कर रही है, तो एक एक्सटर्नल फैक्टर है कि क्या हुआ कि जी फॉर एग्जांपल वो पोर्ट्स वगैरह बंद हो गई और वो जो रॉ मटेरियल था वो बाहर से आ रहा था, उसकी क्या इंपोर्ट बंद हो गई, वो आना ख़त्म हो गया। तो उस ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है जिसने उस सिस्टम के एनवायरनमेंट को अफेक्ट किया। ठीक है, अब इस सिस्टम एनवायरनमेंट या इन फैक्टर्स की वजह से जो उसमें चेंजेस आती हैं उस सिस्टम में मुख्तलिफ चेंजेस आती हैं, तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम उस सिस्टम को उस एनवायरनमेंट की बेस पे मुख्तलिफ नाम दे देते हैं। जैसे इंजीनियस सिस्टम है, ये जो द टर्म इंजीनियस इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्टिविटीज़ एंड इवेंट्स अकरिंग विद इन अ सिस्टम। उस सिस्टम के अंदर रहते हुए उस सिस्टम के अंदर ही जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो इवेंट्स अकर हो रही हैं, उसकी वजह से जब उस सिस्टम में चेंजेस आती हैं या वो सिस्टम अफेक्ट होता है तो उसको हम कहते हैं एंजीनियस सिस्टम। जैसे कि बैंक की एक एग्जांपल दी हुई है कि ड्राइंग कैश इन ए बैंक। एक बैंक की जो इंटरनल एक्टिविटीज़ हैं कि वो आपने चेक जमा करवाया फॉर एग्जांपल, वो फिर क्लियरेंस में गया, वहाँ से वो पैसे ट्रांसफ़र हुए, तो ये एक इंटरनल एक्टिविटी है उसकी। इसी तरह एक्सजीनियस सिस्टम होता है। एक्सजीनियस का मतलब कि एक्सटर्नल। अब इसमें जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो उस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं वो फिर एक्सजीनियस सिस्टम होता है। जैसे कि बैंक की ही एग्जांपल लें हम, तो अराइवल ऑफ कस्टमर्स। अब कस्टमर ज़्यादा आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, कस्टमर्स की वजह से जो उनका काम का फ़्लो है वो अफेक्ट हो रहा है, तो ये एक्सजीनियस सिस्टम। इसी तरह एक क्लोज सिस्टम होता है। क्लोज सिस्टम अ सिस्टम फॉर विच देयर इज़ नो एक्सजीनियस, यानी इसमें कोई एक एक्सटर्नल एक्टिविटी नहीं होती। ये क्लोज्ड होता है, यानी कि ये विद इन पैरामीटर काम कर रहा होता है, इसमें किसी किस्म का कोई एक्सटर्नल फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है वाटर इन एन इंसुलेटेड फ्लास्क। जैसे कि पानी वाली कोई बोतल है तो उसमें आपने पानी भरा हुआ है, तो जब आपने पानी भर दिया तो बस वो एक क्लोज सिस्टम हो गया, उसमें मज़ीद एक्सटर्नल फैक्टर या मज़ीद एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की कोई किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है। जबकि इसके ऑपोजिट होता है वो ओपन सिस्टम होता है, विच इज़ ओपन फॉर एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो हमेशा एक्सटर्नल फैक्टर्स को वेलकम भी करता है और उसकी वजह से उसकी एक्टिविटीज़ जो है वो चेंज भी होती रहती है। ठीक है, तो ये सिस्टम एनवायरनमेंट है जिसमें 4 तरह के सिस्टम होते हैं: एंजीनियस सिस्टम, एक्सजीनियस सिस्टम, क्लोज्ड और ओपन। अच्छा, उसके बाद 2 मेन क्लासिफिकेशन है सिस्टम की, 2 मेन टाइप्स हैं, जो इन्हीं को हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे फर्दर अपने कोर्स में। वो है डिस्क्रीट सिस्टम एंड कंटिन्यूस सिस्टम। अच्छा, डिस्क्रीट का वर्ड जो है वो पहले भी आपने कहीं यूज़ किया होगा, सुना होगा। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस ये हम डेटा में भी यूज़ करते हैं, स्टैट में भी आपने पढ़ा होगा डिस्क्रीट डाटा और कंटिन्यूस डाटा। तो उसी तरह ये डिस्क्रीट सिस्टम है। अ डिस्क्रीट सिस्टम इज़ वन इन विच द स्टेट वेरिएबल चेंजेस ओनली एट डिस्क्रीट सेट ऑफ पॉइंट्स इन टाइम। अब डिस्क्रीट सिस्टम हम किसको कहते हैं कि ऐसा सिस्टम जिसमें जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं या कोई भी जो फैक्टर्स हैं जो उस सिस्टम को चेंज कर रहे हैं या उस सिस्टम में कोई तब्दीली लाते हैं, वो जो फैक्टर्स होते हैं वो सिर्फ डिस्क्रीट रेट में अकर होते हैं या डिस्क्रीट सेट ऑफ पॉइंट्स में वो अकर होते हैं। फॉर एग्जांपल जो हम बैंक की एग्जांपल ले रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, वो बैंक का सिस्टम जो है वो एक डिस्क्रीट सिस्टम।
फॉर एग्ज़ाम्पल डिस्क्रीट कैसे है कि वहाँ पे जो फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट कर रहे हैं वो क्या हो सकते हैं, नंबर ऑफ़ कस्टमर्स हैं, ठीक है, और वो उसका सिस्टम कब चेंज होगा, जब कस्टमर बैंक में आएगा तो उसकी जो है वर्किंग थोड़ी चेंज हो जाएगी बैंक की, और जब वो बैंक उसको सर्विस प्रोवाइड कर देगा, जब सर्विस कंप्लीट हो जाएगी कस्टमर चला जाएगा। ये एक डिस्क्रीट सिस्टम है, डिस्क्रीट नंबर ऑफ़ टाइम्स में वो कस्टमर आए हैं। वो ऐसा नहीं है कि कितने कस्टमर्स आए आज, फॉर एग्जांपल 20, 25, 50, 100, ये डिस्क्रीट नंबर्स थे जो कि आएंगे और वो जैसे जैसे एंटरटेन होते जाएंगे वो निकलते जाएंगे। कोई वहाँ पे मुस्तकिल रहने वाला नहीं है, कोई कंटिन्यूसली वहाँ पे नहीं है फैक्टर ऐसा जो उसको अफेक्ट कर रहा हो। दूसरा जो सिस्टम है वो कंटिन्यूस सिस्टम। अब ये कंटिन्यूस सिस्टम कौन सा होता है, जो डिस्क्रीट के बिल्कुल ऑपोजिट है, जिसमें जो वो वेरिएबल्स हैं जो सिस्टम को अफेक्ट कर रहे हैं उनकी जो नेचर है वो कंटिन्यूस होता है। फॉर एग्जांपल कोई डैम, उस डैम में अब पानी है तो पानी का फ्लो, पानी का बहाव, उसकी इनकमिंग आउटगोइंग, दैट इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस। A continuous system is one for which the state variable changes continuously with respect to time. For example, head of water behind the dam. इसके अलावा अगर कहीं पे कोई हीटिंग सिस्टम है तो वहाँ पे टेम्परेचर के थ्रू उसको कंट्रोल किया जा रहा है, तो वो सिस्टम जो है वो कंटिन्यूस सिस्टम होगा, क्योंकि टेम्परेचर एक कंटिन्यूस वेरिएबल है जो कंटिन्यूसली चेंज भी हो रहा है और हर वक्त अवेलेबल भी है। वो डिस्क्रीट नहीं है, वो ऐसा नहीं है कि कुछ देर के लिए टेम्परेचर आया और फिर चला गया, ठीक है। तो ये दो मेन टाइप्स हैं सिस्टम की, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। उसके बाद है जी रियल टाइम सिमुलेशन। रियल टाइम सिमुलेशन क्या है कि इट रेफर्स टू ए कंप्यूटर मॉडल ऑफ ए फिजिकल सिस्टम दैट कैन एग्जीक्यूट एट द सेम रेट एज एक्चुअल। रियल टाइम का मतलब होता है कि एट द सेम टाइम, एग्जैक्ट उसी रेट पे उसी टाइम पे एग्जीक्यूट होना जैसे वो रियल है। अब देखिए, हम आपके जो कंप्यूटर है या हमारे जो मोबाइल फ़ोन है उसमें वो हम डिफरेंट वो वॉलपेपर्स वगैरह चेंज करते हैं, थीम चेंज करते हैं, तो उसके साथ वॉल जो है क्लॉक आ रहा होता है, वो क्लॉक हमें टाइम बता रहा होता है। अब वो एक रियल टाइम सिस्टम, रियल टाइम सिमुलेशन। रियल टाइम मीन्स कि उसको वो वर्क भी कर रहा है लेकिन उसको डाटा एग्जैक्टली वही देना है जो असल में डाटा है। यानी अगर इस वक्त 2:02 हुए हैं तो उस क्लॉक को भी यही एग्जैक्टली टाइम शो करना है। ये रियल टाइम सिमुलेशन या रियल टाइम सिस्टम। एग्जांपल देखें, यहाँ पे जो लिखी हुई है कि फॉर एग्जांपल इफ़ अ टैंक टेक्स 10 मिनट्स टू फिल इन द रियल वर्ल्ड, द सिमुलेशन वुड टेक एग्जैक्टली 10 मिनट्स एज वेल। अगर हम किसी वाटर टैंक की सिमुलेशन बना रहे हैं और हम उसमें दो लोगों को समझा रहे हैं कि इसमें पानी इस तरह आएगा और इस तरह ये फिल होगा और ये 10 मिनट लेगा, 10 मिनट लेता है, तो अगर हम उसकी सिमुलेशन बनाएंगे, सिमुलेशन के थ्रू लोगों को बता रहे हैं या समझा रहे हैं, तो इट मस्ट टेक एग्जैक्टली 10 मिनट्स, क्योंकि वो रियल वर्ल्ड में रियल जो प्रॉब्लम है उसमें जितना वो टाइम ले रहा है उतना ही हमें वहाँ पे शो करना पड़ेगा। तो ये रियल टाइम सिमुलेशन। अच्छा जी, ये रियल टाइम सिमुलेशन की आगे कुछ और मज़ीद डिटेल भी लिखी हुई है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये एड में मैं पढ़ देता हूँ। जिस तरह एग्जांपल दी हुई है कि डिवाइसेस फॉर ट्रेनिंग पायलट्स बाय गिविंग देम द इंप्रेशन दे आर एट द कंट्रोल ऑफ एन एयरक्राफ्ट इन सच एनवायरनमेंट वेयर ग्रेविटी इज़ 1/6 पार्ट ऑफ द अर्थ एंड ट्रेन टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज़। जैसे मैंने शुरू में आपको एग्जांपल दी थी सिमुलेटर, वो एयरक्राफ्ट सिमुलेशन की, तो वो एयरक्राफ्ट सिमुलेशन जो है उसमें एग्जैक्टली वही एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है जो कि रियल होता है, जिसमें उन्हें रियली कुछ जितना ये हवा का प्रेशर और जितनी चीज़ें वहाँ पे बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, एग्जैक्टली वही उन चीज़ों को प्रोवाइड की जाती है। तो ये रियल टाइम सिमुलेशन।